जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएस क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा, हमारे रस की एक फर्स्ट क्लास हो चुकी है। आज चलते हैं दूसरी क्लास पर। दोस्तों हमने आपको बताया था जो हमारा रस होता है उसको हम 4 भागों में डिवाइड करते थे। एक पहला था हमारा स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव और चौथा था हमारा संचारी भाव। यह संचारी भाव को कई बार व्यभिचारी भाव करके भी पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों हमने आपको बता दिया था इन सब के बारे में कि किस तरीके से पहचानेंगे। थोड़ी बात कर लेते हैं संचारी भाव की। अगर बात करें संचारी भाव की, कभी कभार पूछ लिया जाता है कि संचारी भाव की संख्या कितनी होती है। क्या दोस्तों, कि संचारी भाव की संख्या कितनी होती है, तो हम लिखेंगे 33। कितनी होती है? 33। लेकिन दोस्तों क्या होता है, एक हमारे राइटर है जिनका नाम है रामचंद्र शुक्ल। दोस्तों अगर बात करें रामचंद्र शुक्ल, तो जो हमारे राइटर है रामचंद्र शुक्ल जी ने अगर माना तो बताते हैं कि इसमें संख्या 33 है, लेकिन रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है 34वां। अगर हम बात करें कि 34वां संचारी भाव का नाम क्या है, तो हो जाएगा चकपकाहट। दोस्तों क्या हो जाएगा, तो रामचंद्र शुक्ल जी ने बताया है कि जो हमारा 34वां स्थायी भाव है उसका हो जाएगा चकपकाहट। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक की क्लास समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं आगे। देखो दोस्तों, अब इसमें आता है कि रस कितने प्रकार के होते हैं। तो पहले हम बताना चाहेंगे कि श्रृंगार रस क्या होता है। बात करें श्रृंगार रस की, तो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा जब नायक और नायिका आपस में, तो दोस्तों अब देखते हैं कि श्रृंगार रस क्या होता है। अगर हम यहाँ पे हेडिंग डालते हैं श्रृंगार रस की, श्रृंगार रस पढ़ाने के पहले हम आपको कुछ इसकी बताते हैं कि किस तरीके से हम पहचान जाएंगे। तो दोस्तों श्रृंगार रस जो होता है उसमें क्या होता है, जब नायक और नायिका के प्रेम, मतलब बात करें कि मिलन की यहाँ पे बात होती है, जहाँ पर उनके सौंदर्य की बात होती है, वहाँ पर हमारा आ जाएगा संयोग श्रृंगार रस। दोस्तों और बात करें तो जहाँ पर नायक और नायिका के जुदाई बात करें, जहाँ पर तन्हाई हो, वहाँ पर हमारा आ जाएगा वियोग रस। वियोग का मतलब ही होता है बिछड़ना। तो जहाँ पर बिछड़ने की बात की जाती है, जहाँ पर बिछड़ना होता है, वहाँ पर हमारा वियोग होता है। वियोग क्या होता है, ये हमारी वो एक बात कहें, जब हमारी रामायण चलेगी तो उसमें जो हमारे लक्ष्मण भैया थे, जो उर्मिला थी, सबसे ज्यादा जो अगर बात करें तो उर्मिला को भली भांत से परिचित है कि वियोग क्या होता है। तब तो ना तो कोई फोन था, ना तो उनकी चिट्ठी आती थी। तो वियोग अक्सर जो सबसे ज्यादा मिला है रामायण में, तो हम जान सकते हैं कि वो वियोग उर्मिला का था। तो जहाँ पर तन्हाई होगी, जहाँ पर हम एक दूसरे से बात करने के लिए तड़पेंगे, जहाँ पर जुदाई होगी, वहाँ पर दोस्तों हमारा वियोग श्रृंगार रस होता है। अब आपको उम्मीद करते हैं कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि श्रृंगार रस क्या होता है। देखो श्रृंगार रस क्या होता है कि जहाँ पर नायक और नायिका का मिलन हो तो वहाँ पर श्रृंगार रस हो जाएगा, और जहाँ पर इनकी जुदाई का वर्णन हो वहाँ पर हमारा वियोग रस हो जाएगा। तो दोस्तों अगर बात करें श्रृंगार रस की, तो इसके हमारे 2 टाइप होते हैं। कौन से? 2 भाग होते हैं। कौन से? बात करें पहले की, तो हमारा हो जाएगा संयोग श्रृंगार रस। संयोग श्रृंगार रस दोस्तों क्या होता है, जहां पर नायक और नायिका के मिलन का वर्णन हो या फिर उनके सौंदर्य का वर्णन हो, जहां पर प्रेम की बातें की जाती हो, वहां पर हमारा संयोग श्रृंगार रस हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम कुछ पॉइंट लिखते हैं। यहाँ पे खाली हम ब्रैकेट में इतना लिख लो, मिलन आ जाएगा, या फिर प्रेम की बातें, जहां पर मिलन होगा नायक और नायिका का, और जहां पर प्रेम की बातें होंगी, या फिर जहां पर उसके सौंदर्य का वर्णन होगा, वहां पर हमारा आ जाएगा संयोग श्रृंगार रस। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि अब आपको समझ में आ गया होगा।
एक पॉइंट और है, देखिए अगर हमने लिखा है यहाँ पे संयोग श्रृंगार रस, तो इसको हमने इसके 2 भेद बताए गए हैं। कितने? 2 भेद बताए गए हैं। कौन कौन से दोस्तों हैं? तो देखो पहला हमारा हो जाएगा नायक रब्द, नायक रब्द, और दूसरा दोस्तों हमारा हो जाएगा नायिका रब्द, नायिका रब्द। अब दोस्तों ये नायक रब्द क्या होता है और ये नायिका रब्द क्या होता है? देखो जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो क्या होता है, उसमें एक नायक होता है, एक नायिका होती है। तो अगर हम प्रेम करते हैं तो 2 लोगों के बीच में होता है, या तो नायक या तो नायिका। अगर प्रेम की शुरुआत या प्रेम का इजहार अगर नायक करता है तो वो हमारा कहलाएगा नायक रब्द। आए बात समझ में कि जहां पर प्रेम की शुरुआत नायक करता है तो वहां पर कहलाएगा हमारा नायक रब्द। अब बात करते हैं नायिका रब्द क्या होता है। तो देखो जहां पर प्रेम की शुरुआत या प्रेम का इजहार नायिका करती है वहां पर हमारा कहलाता है नायिका रब्द। अब क्या हुआ दोस्तों, अब आप दोनों में डिफरेंशिएशन समझ गए, अंतर क्या है। जहां पर नायक रब्द है वहां पर क्या होता है, नायक प्रेम का इजहार करता है, मतलब नायक प्रेम को आगे बढ़ाता है। और जहां पर नायिका रब्द है यहाँ पर क्या होता है, नायक प्रेम की शुरुआत ना करके नायिका प्रेम की शुरुआत करती है और इसी बात को आगे बढ़ाती है। उसी को बोलते हैं नायक या नायिका रब्द। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। अब बढ़ते हैं आगे। दोस्तों क्या था, अभी कुछ लाइट की प्रॉब्लम आ गई थी, तभी थोड़ा वीडियो मेरा रुक रुक के चल रहा था। अब लाइट आ गई है और अब कंटिन्यू करते हैं। देखो हमने यहाँ पे इसका उदाहरण लिख के रख लिया है क्योंकि काफी बड़ा है, अगर लिखेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, अगर उसमें टाइम लगता है तो बच्चे लोग क्या करते हैं, वीडियो को स्किप करके निकल जाते हैं। तो दोस्तों जब कोई टीचर पढ़ा रहा होता है तो उसकी बातों पर गौर से पढ़ा करो। अगर वो बातें ज़्यादा बड़े ले जा रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में जरूर पड़ेगा, क्योंकि हर जगह शॉर्टकट रास्ता काफ़ी महंगा पड़ सकता है। देखो दोस्तों अगर बात करें श्रृंगार रस की, अगर श्रृंगार रस में क्या था, हमने आपको बताया था जहाँ पर मिलन हो। अब देखो तो दोस्तों देखो यहाँ पर हमने इसका उदाहरण लिखा है संयोग श्रृंगार रस का। कहत नटत रीझत खीजत मिलत खिलत लजियात। दोस्तों कहीं ना कहीं इसमें जो नायक और नायिका है, कहत कहते हैं, खेलते हैं, मिलते हैं और क्या करते हैं, लजियात। लजियाना माने होता है शर्म करते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, मिलते हैं, बातें करते हैं और शर्म मतलब कि शर्म करते हैं एक दूसरे से। और आगे देखो भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात। वो क्या करें, भवन मतलब होता है भवन या फिर महल। तो वो क्या करते हैं, वो लोग बातें करते हैं, बोलते एक दूसरे नहीं है और बस खाली इशारे में करते हैं। जैसे बोलते हैं ना इशारा, आंखों में जो बातें होती है उसे बोलते हैं इशारा। तो क्या करते हैं, यहाँ पे बातें करते हैं, काफी बातें कर लेते हैं, बोलते हैं सो बात, मतलब कि बहुत ही बातें कर लेते हैं लेकिन वो बोलते नहीं है। क्या करते हैं, आंखों में बातें कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि अब आपको ये उदाहरण समझ में आया होगा। दोस्तों आप चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर और देखते हैं वियोग श्रृंगार रस क्या होता है। कौन सा, वियोग श्रृंगार रस। वियोग श्रृंगार रस। अब दोस्तों देखो अब इसमें क्या है, देखो संयोग श्रृंगार रस में क्या हो रहा था, नायक और नायिका के जहाँ पर प्रेम का वर्णन हो रहा था। अब यहाँ पे लिखा है वियोग। वियोग का मतलब होता है बिछड़ना। क्या होता है, वियोग का मतलब ही होता है बिछड़ना। तो हम बोल सकते हैं जहाँ पर नायक और नायिका के बीच में बिछड़ने या फिर तन्हाई या फिर एक दूसरे से मिलने के लिए तड़प हो, वहां पर हमारा आ जाएगा वियोग श्रृंगार रस। यहाँ पर बड़ी व्याख्या ना करते हुए खाली हम इतना लिख लेंगे, जुदाई या तड़प। जुदाई या तड़प और नायक और नायिका के बीच में, वहां पर हमारा आ जाएगा वियोग श्रृंगार रस। अगर इसके उदाहरण की बात करें तो देखते हैं इसका उदाहरण क्या होता है। दोस्तों उदाहरण देखो, हेरी में तो प्रेम दीवानी, हेरी में तो प्रेम दीवानी मेरो
मेरो दर्द ना जाने कोई। दोस्तों क्या है, देखो, हेरी में तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। क्या लग रहा है यहाँ पर जो मैं हेरी में तो प्रेम दीवानी, यहाँ पे एक नायिका कह रही है कि मैं तो प्रेम की दीवानी हूँ पर मेरा दर्द कोई समझता ही नहीं है। क्या मैं प्रेम की दीवानी हूँ, मेरा दर्द कोई समझता ही नहीं है? तो क्या है, कहीं ना कहीं नायिका के जो नायिका है उसके बीच में कहीं ना कहीं जुदाई का वर्णन किया गया है, फिर तड़प का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों जिस भी पंक्ति में हमें यह पता चलेगा कि जहाँ पर नायक और नायिका के जुदाई का वर्णन हो रहा होता है, वहां पर हम बताएंगे वियोग श्रृंगार रस। उम्मीद करते हैं कि अब आपको बात यहाँ तक की समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। अब हमारे दोनों श्रृंगार रस के दोनों टाइप हो गए, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस हो गए। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर। अब देखो, अगर हम यहाँ पर लिखते हैं करुण रस, करुण रस, दोस्तों इसमें क्या होता है, देखो, करुण का मतलब ही होता है दुख। क्या होता है? करुण का मतलब होता है दुख। तो अगर इसकी हम परिभाषा की बात करें तो हमारी यहाँ पे आ जाएगी, जब किसी नाटक को देखकर या सुनकर। क्या दोस्तों? जब किसी नाटक को देखकर या सुनकर हमारे हृदय में शोक नामक भाव जागता है, उसे करुण रस कहते हैं। करुण रस कहते हैं। दोस्तों देखते हैं करुण रस क्या होता है। जब किसी नाटक को देखकर या सुनकर हमारे हृदय में शोक नामक भाव, दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा स्थायी भाव। दोस्तों आप बताओ, यहाँ पर हमारा कुछ छूट गया था और अब हमने ये लगाकर हमने यहाँ पर ये मतलब जो छूटा था उसको पूर्ण कर दिया। हमने आपको पढ़ाया था कि मतलब विराम चिन्ह की क्लास क्या होती है। तो दोस्तों आप बताओ, ये जो हमारा चिन्ह लगाया है, इस चिन्ह को हम क्या कहते हैं? इस चिन्ह को हम कहते हैं हंस बोधक चिन्ह कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये बातें पता होंगी। तो दोस्तों नामक स्थायी भाव जागता है, उसे करुण रस कहते हैं। दोस्तों कई बार क्या होता है, मतलब कि जब हम छोटे से थे तो जब क्या करता था, जो हमारी दादी लोग थी तो वो लोग हमें एक छोटी सी कोई ना कोई कहानी सुनाया करती थी। तो कई बार कहानी ऐसी होती थी को मतलब कि उस कहानी को सुन सुनकर हमारी आंखों में आंसू आ जाते थे। क्यों आ जाते थे? तो कहीं ना कहीं जो कहानी हमें सुनाई जाती थी उसका कहीं ना कहीं करुण रस से संबंध होता था। तो जिसको सुनकर हमारे हृदय में शोक नामक स्थायी भाव जाग जाता था और हमारी आंखों से आंसू निकल आते थे। इसलिए कई बार और अगर समझ में नहीं आया हो तो बताते हैं एक और एग्जांपल। दोस्तों कई बार क्या होता है, जब हम लोग अपने घर पर कोई मूवी देखते हैं, जब कोई मूवी घर वाली होती है, जब कोई मूवी अच्छी होती है, तो उसमें क्या होता है, जब मतलब उसको हम बिल्कुल बोल सकते हैं कि बिल्कुल उसे देखते हैं बहुत ही मतलब कि सोच समझ कर। तो वहां पर अगर कोई ऐसे पॉइंट आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी आंखों से आंसू निकल आते हैं। तो क्या होता है, वहां पर हमारा करुण रस होता है और हमारे हृदय में शोक नामक स्थायी भाव जाग जाता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि अब आपको करुण रस समझ में आ गया होगा क्या होता है। अगर इसकी बात करें उदाहरण क्या होता है दोस्तों, तो देखते हैं उदाहरण की बात को देखते हैं। यहाँ पे आ जाएगा, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता
मृगनयनी, मृगनयनी। दोस्तों क्या होता है, जब प्रभु श्री राम जी जब 14 साल के जब वन में गए हुए थे, तब क्या हुआ था, जब माता सीता थी उनको रावण हर के ले गया था। तो जब वे अपनी कुटिया पर वापस आए थे, तब उन्होंने देखा था कि वहां पर सीता माता गायब थी। तो फिर जब वहां से ढूंढते हुए उन्हें निकले थे, तब की ये कड़ी ली गई है कि है खगमृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। वो मतलब वहां पर जो पक्षी लोग थे, मतलब कि जितने भी नहर थे, वे सबसे पूछ रहे थे क्या किसी ने हमारी सीता को देखा है। तो दोस्तों वहीं से ये लिया गया है। तो कहीं ना कहीं इसमें भी हमें करुण रस देखने को मिलता है। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। उम्मीद करते हैं कि आपको करुण रस बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। आप बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। दोस्तों अगर बात करें दूसरे पॉइंट की, तो हमारा हो जाएगा हास्य रस। कौन सा? हमारा हो जाएगा हास्य रस। अब देखो हास्य रस क्या होता है। अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो दोस्तों देखते हैं कि जब किसी नाटक को देखकर, जब किसी नाटक को देखकर या सुनकर हमारे हृदय में हास्य नामक स्थायी भाव जागता है तो वह हास्य रस कहलाता है। क्या दोस्तों? हास्य रस कहलाता है। ये जो परिभाषा है इसकी थोड़ी बड़ी हो जाती है, लेकिन दोस्तों अगर ना लिखें तो भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये बातें हमने वही लिखी हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो दोस्तों क्या होता है कि जब किसी नाटक को देखकर, दोस्तों कई बार क्या होता है जब हम कहीं मेला में जाया करते हैं, तो मतलब या फिर बात करें कि अपने ही कॉलेज में जब कोई नाटक की जाती है ऐसी जो कि रोमांचक होती है, जिसमें कहीं ना कहीं हंसी का भाव जागता है, तो या मतलब देख कर या सुनकर। तो कई बार क्या होता है, कोई हम पुस्तक पढ़ते हैं, कोई किताब पढ़ते हैं, या फिर कोई अच्छी सी ऐसी कहानी पढ़ते हैं जिसमें हमें हंसी आती है, जिसमें हमारे अंदर हास्य भाव स्थायी भाव उत्पन्न होता है। तो दोस्तों जब किसी नाटक को देखकर या सुनकर हमारे हृदय में स्थायी भाव जागता है तो उसे हम हास्य रस कहते हैं। अब दोस्तों कैसे देखते हैं, अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो देखते हैं इसका एग्जाम्पल। तो दोस्तों देखते हैं इसका एग्जाम्पल। शीश पर गंग हंसे, शीश पर गंग हंसे, भुजंग हंसे, भुजंग हंसे। शीश पर गंग हंसे, भुजंग हंसे, हास ही को दंगा भयो, हास ही को दंगा भयो, नंगा के विवाह में, नंगा के विवाह में। दोस्तों देखो, शीश पर गंग हंसे, भुजंग हंसे, हासी को दंगा भयो, नंगा के विवाह में। ये जो पंक्ति है, ये पंक्ति उस समय की ली गई है जब माता पार्वती का विवाह हो रहा था। तो क्या था, जो हमारे महादेव थे वे क्या थे, उन्होंने अपने सर पर भभूत लगाकर आए थे। तो जहां पर मतलब लोग गए थे, जो वहां की औरतें थी वो उन पे हंस रही थी और क्या रही थी, शीश पर गंग हंसे। जो शीश था, शीश पर गंग हंसे मतलब कि जो हमारे महादेव थे उनको जो उनके सर पर क्या है, गंगा मैया है ना। तो शीश पर गंग हंसे, शीश पर गंगा मैया हंस रही हैं, भुजंग हंसे। दोस्तों भुजंग का मतलब होता है सांप,
अगर आपने पारावृत्ति पढ़ी होगी तो आपको पता होगा। यहाँ पे भुजंग का मतलब है सांप और भुजन का मतलब है बाह। तो क्या कहा गया था, भुजन भुजंग हंसे, जो मतलब उनके बाह में है, जिनके हाथ पर है बाह में, बाह पर उनके यहाँ पे क्या है, सांप। उनके जो भुजंग में, जो उनके बाह में जो सांप है वो भी हंस रहे हैं। हाथी को दंगा भय नंगा के विवाह में, वो लोग कह रही हैं कि देखो मतलब ये ऐसे ही आ गया, मतलब कि वो लोग, मतलब कि जो महादेव लोग थे वो लोग कपड़े नहीं पहनते थे, मतलब कि भभूत लगाकर ऐसे वहां पे पहुंच गए थे। तो वहीं पर की ये कड़ी बताई गई है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि अब आपको ये भी समझ में आया होगा। जब किसी कहानी को देखकर या फिर उसे सुनकर जब हमारे हृदय में स्थास नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, वह हमारा हास रस कहलाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर और देखते हैं। दोस्तों बात करें तीसरे पॉइंट की तो क्या होता है, तो तीसरा पॉइंट हम लिखते हैं वीर रस। वीर रस। दोस्तों देखते हैं इसकी परिभाषा क्या होती है, पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, बाद में आपको समझाते हैं। देखो, जब किसी नाटक या घटना को देखकर, क्या दोस्तों, कि जब किसी नाटक या किसी घटना को देखकर हमारे हृदय में उत्साह नामक स्थायी भाव जागता है। स्थायी भाव जागता है, तब वहां पर वीर रस होता है। कौन सा दोस्तों, वीर रस होता है। दोस्तों देखो कि जब किसी नाटक या किसी घटना को देखकर, जब हमारे सामने कोई, अच्छा ये बताओ, जब हम कोई देशभक्ति मूवी देखते हैं तो हम बस यही सोचते हैं कि काश मेरी भी नौकरी लगी होती तो हम भी भारत माता की रक्षा कर सकते, मतलब कि वहां पर काम कर पाते, मतलब कि लोग गर्व महसूस करते हैं। तो क्या हुआ, हमने किसी नाटक को देखा तो हमारे अंदर क्या जगा, उत्साह, कुछ कर दिखाने का उत्साह। तो कि जब किसी नाटक या घटना को देखकर हमारे हृदय में उत्साह नामक स्थायी भाव जागता है, तब वहां पर वीर रस होता है। दोस्तों बात करें इसके एग्जाम्पल की तो सुनिए। चढ़ चेतक तलवार उठा करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। राणा प्रताप क्या था, चढ़ चेतक, जो उनका घोड़ा था, मतलब कि उस पर, मतलब कि ये जो पंक्ति ली गई है ये महाराणा प्रताप से ली गई है। इसमें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा उत्साह हमारे अंदर जागता है कि चढ़ चेतक तलवार उठा करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट। सिर वो किसके काटते थे, मतलब कि जो उनके विपरीत होते थे, मतलब कि जो उनके विपरीत होते थे वे उनका सर काट के करते थे सफल जवानी को, मतलब कि अपनी जवानी को सफल बनाते थे। और दोस्तों एक और कहा गया है कि बुंदेलो हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी बातों झांसी वाली रानी थी। तो दोस्तों क्या होता है कि जब हम कोई ऐसी पंक्ति को सुन लेते हैं या फिर देख लेते हैं या फिर ऐसे किसी नाटक को देख लेते हैं जिससे हमारे अंदर उत्साह जागता है कि कुछ कर दिखाने का, तो वहां पर हमारा आ जाएगा वीर रस। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि अब आपको ये बातें समझ में आई होंगी। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। अब रोके हो, दोस्तों अब देखते हैं आपका चौथा क्वेश्चन क्या होता है, मतलब चौथा टाइप कौन सा होता है। अगर चौथा टाइप की बात करें तो हमारा आ जाएगा भयानक रस। कौन सा दोस्तों, भयानक रस। भयानक रस हो जाएगा। दोस्तों ये क्या होता है, देखते हैं इसकी परिभाषा। जब किसी नाटक को देखकर
देख कर या सुनकर हमारे अंदर डर सी भावना जागती है तो उसे भयानक रस कहते हैं। दोस्तों, हमने बताया कि जब किसी नाटक को देखकर या सुनकर हमारे अंदर डर जैसी भावना जागती है, उसे हम बोलते हैं भयानक रस। दोस्तों देखो, अगर बताएं एग्जाम्पल के माध्यम से तो सुनिए। देखो, कई बार क्या होता है, हम लोग मूवी देखते हैं भूत वाली, ठीक है। जब वो चलेगी तो वो उत्सुक होंगे उसे देखने के लिए, नहीं भाई देखनी है, ठीक है। जब उसे हम देख लेते हैं वहां पर, तब डरते हैं, लेकिन थोड़ा डरते हैं। लेकिन जब उस मूवी को पूरा हो जाने के बाद जब हम थोड़ी दूर तक बाहर भी जाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं अगर वहां पर थोड़ी सी हवा चले ना, तो डर जाते हैं। कौन है ये, क्या है, डर जाते हो आप लोग। क्योंकि आपको क्या होता है, जब मूवी आप देखे रहते हो, उसका जो डर होता है आपके अंदर हल्का हल्का आ जाता है। इसलिए आप लोगों को लगता है कि यहाँ भी भूत है, यहाँ भी भूत है, आगे भूत है, पीछे भूत है। तो क्या है, ये ऐसी आपके अंदर भावना बनी रहती है। भूत कुछ नहीं होता है। इसलिए हम जिस तरह का जैसा देखेंगे हमारा मन वैसा ही होगा। तो क्या होता है, जहां पर डर की भावना हो वहां पर हमारा भयानक रस हो जाता है। या फिर काली काली बिजलियों मतलब बिजली का तड़तड़ाना, उससे भी हमारे अंदर डर जैसी भावना उत्पन्न हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि भयानक रस क्या होता है। कि जब किसी नाटक को देखकर या सुनकर हमारे अंदर डर जैसी भावना उत्पन्न हो जाए, वहां पर हमारी भयानक रस हो जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि अब आपको यह बात समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आपका 5वां पॉइंट क्या होता है। अगर दोस्तों 5वें पॉइंट की बात करें तो हमारा हो जाएगा अद्भुत रस। अद्भुत रस। दोस्तों, ये क्या होता है, अद्भुत रस क्या होता है, तो देखो पहले इसकी लिख लेते हैं व्याख्या। जब किसी घटना को देखकर जब किसी घटना को देखकर हमारे अंदर आश्चर्य की भावना जाग जाए, आश्चर्य की भावना जाग जाए उसे हम अद्भुत रस कहते हैं। जब किसी घटना को देखकर हमारे अंदर आश्चर्य की भावना जाग जाए तो उसे बोलते हैं अद्भुत रस। दोस्तों देखो, अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा हो जाएगा, देखो, एक अचंभा देखा रे भाई ठाढ़ा सिंह चरावे गाई। दोस्तों देखो, एक अचंभा देखा रे भाई ठाढ़ा सिंह चरावे गाई। कि भाई मैंने एक अचंभा देखा, कैसा देखा, ठाढ़ा सिंह का मतलब होता है शेर, चरावे गाय का मतलब होता है हमारी गौ माता। तो भाई हमने एक ऐसा अचंभा देखा जहां पर एक शेर गायों को चरा रहा था। तो दोस्तों अगर हम बात करें ऐसा हो सकता है, नहीं, आश्चर्य लगेगा, क्योंकि कभी भी शेर गायों को चराने नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि वो गायों को खा लेगा, चराएगा क्या, चराने नहीं जाएगा। तो क्या है, ये एक तरह का अचंभा है। क्या दोस्तों कभी आप लोगों ने मतलब कि देखा होगा या फिर सुना होगा कि क्या कोई शिष्य अपने गुरु के क्या कोई गुरु अपने शिष्य के पैर छूता है?
अगर कोई ऐसी बात हमसे कहेगा तो हम क्या मानेंगे, आश्चर्य मानेंगे कि ऐसा हो नहीं सकता, आश्चर्य की भावना है, ऐसा हो नहीं सकता। तो जहां पर दोस्तों अगर हमें किसी भी चीज की आश्चर्य की भावना जहां पर जागे, जहां पर लगे कि ऐसा होना नामुमकिन है, मतलब कि ऐसा अद्भुत है, मतलब कि आश्चर्य ऐसा है, ऐसा कैसे हो सकता है, तो वहां पर हमारा आ जाएगा अद्भुत रस। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि अब आपको ये पॉइंट भी क्लियर हुआ होगा। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। दोस्तों अगर बात करते हैं अगले पॉइंट की, तो देखते हैं क्या हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा हो जाएगा विभक्त रस। कौन सा? विभक्त रस। दोस्तों ये क्या होता है, अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो देखते हैं। देखो, जहां पर किसी घटना को देखकर क्या, जब किसी घटना को देखकर हमारे मन में घृणा जैसी भावना उत्पन्न हो, घृणा जैसी भावना उत्पन्न हो, वहां पर हमारा हो जाता है विभक्त रस। देखो घृणा कैसी, अगर इसकी पहचान की बात करें, पहचान, तो यहाँ पे आ जाएगा, दुर्गंधपूर्ण वातावरण हो जाएगा। यह हमारा हो जाएगा मांस का सड़ना। दोस्तों देखो, जब हम कहीं ना टहलने जाते हैं तो क्या होता है, अगर वहां पे किसी भी जानवर का एक्सीडेंट हो जाता है या फिर मतलब एक्सीडेंट हो जाता है, तो क्या होता है, अगर वह लाश वहीं पे पड़ी रहे एक दिन, मतलब कि सुबह को हो, अगर शाम तक पड़ी रहे, अगर हम उस गली से गुजरते हैं तो क्या होता है, हमें वहां की जो वातावरण है, वहां से हमें क्या होता है, वहां से हमें दुर्गंध आती है, मतलब कि वहां से हमें घृणा होती है कि मैं वहां पे बिल्कुल नहीं जाऊंगी। क्या होती है, वहां पे घृणा होती है। अब देखो, मांस का सड़ना, जब मांस सड़ जाता है तो उसमें से आपने देखा होगा कि कितनी बदबू आती है। तो मतलब जहां पर ये मांस का नाम लिया जाएगा, जहां पर खून का नाम लिया जाएगा, जहां पर दुर्गंध पूर्वक वातावरण होगा, वहां पर हमारा आ जाएगा विभत्स रस। जहां पर जिस चीज से हमें घृणा, जहां पर हमें मतलब अभी हमने आपको पहचान बता दी है, जहां पर मांस आ जाएगा, जहां पर खून आ जाएगा, जहां पर दुर्गंध जैसी कोई भी वस्तु डाली जाएगी, वहां पर हमारा आ जाएगा विभत्स रस। अगर इसके उदाहरण की बात करें तो दोस्तों देखते हैं। दोस्तों अब देखते हैं आपका अगला पॉइंट क्या हो जाता है, 7। ये हमारा हो जाएगा रौद्र रस। दोस्तों रौद्र से आपको क्या समझ में आ रहा है, रौद्र कहीं ना कहीं इसमें गुस्सा वाली बात की जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, जब किसी नाटक को देखकर हमारे मन में क्रोध की भावना जागे। जहां पर हमें किसी नाटक को देखकर हमारे अंदर क्रोध की भावना जागे, तो वहां पर हमारा हो जाएगा रौद्र रस। बात करें इसकी पहचान की तो देखते हैं क्या हो जाएगी। इसमें क्या हो जाता है, आंखें लाल होना, दांतों को पीसना, दोस्तों आप लोगों ने रामायण में देखा ही होगा, जब भगवान शिव का धनुष टूट गया था, जब उसे मतलब हमारे प्रभु श्री राम ने तोड़ दिया था, दोस्तों क्या हुआ था, जो वहां पर एक परम भक्त थे शिव के,
भगवान परशुराम। तो वो आए थे, उन्होंने कहा था किसका यह दुस्साहस है, किसका यह दुस्साहस है जिसने भगवान शिव के धनुष को मतलब कि तोड़ा है। तो क्या हुआ था, उनकी आंखों में इतनी गुस्सा थी, बोल सकते हैं कि उनकी आंखें गुस्से से लाल थी। तो जहां पर हमारी गुस्से से आंखें लाल हो जाएं, जहां पर दांतों को पीसना, जहां पर कोई मतलब बात करें दांतों को पीसकर, तो वहां पर हमारा आ जाएगा रोद रस। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो देखना दोस्तों, अभी आपको बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा। देखते हैं इसका एग्जाम्पल। दोस्तों अब आपका आ जाएगा 8वां पॉइंट। दोस्तों क्या हुआ था, एक हमने लिखा था श्रृंगार रस, उसको भी जोड़ा जाता है। तो दोस्तों आप लोग श्रृंगार रस पर 1 पॉइंट डाल लेना। और अब आपका ये बन जाएगा 9वां पॉइंट, जो हमारा हो जाएगा शांत रस। कौन सा दोस्तों, शांत रस। दोस्तों इसमें क्या होता है, अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो देखो, अगर हम शॉर्ट में दें तो देखो कि जब किसी नाटक को देखकर हमारे अंदर निर्वेद, लिख लेते हैं, अच्छा, जब किसी घटना को देखकर जब किसी घटना को देखकर हमारे मन में निर्वेद भाव उत्पन्न हो उसे हम शांत रस कहते हैं। तो जब हम कोई ऐसी पंक्ति पढ़ेंगे जिसमें हमें लगे कि एकदम से शांति माहौल है, जहाँ पर हमें कोई हड़बड़ी ना लगे, कोई भी दुखद घटना ना हो, कोई भी खुशी की घटना ना हो, कोई भी आश्चर्य की घटना ना हो, जहाँ पर हमें लगे कि सब एकदम से शांति का माहौल है, जहाँ पर हमें ऐसी कोई पंक्ति मिल जाएगी, वहां पर हम बोल देंगे इसमें शांत रस है। अब दोस्तों इसका देखते हैं उदाहरण क्या होता है। तो यहाँ पर लिखते हैं उदाहरण। तो दोस्तों जैसा कि हमने यहाँ पे उदाहरण लिख लिया है, यहाँ पे क्या लिखा है, मन रे तन कागज का पुतला। ये जो पंक्ति है ये हमारी है कबीर दास की है कि मन रे तन कागज का पुतला। जो कबीर दास जी हैं वे तन से बोल रहे हैं कि तन कागज का पुतला, जो आपका तन है वो एक कागज की भांति है, मतलब कागज की तरह ही कार्य करता है, मतलब उसका पुतला है। लागे बूंद बिनस जाए छिन में, मतलब कि अगर कागज पर एक बूंद पड़ने से अगर कागज मतलब गल सकता है, तो गर्व करे क्यों इतना, फिर तो इतना गर्व क्यों कर रहा है। इसलिए क्या लगा, इसमें कहीं ना कहीं इसमें शांति का माहौल है कि मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद बिनस जाए छिन में, गर्व करे क्यों इतना। जहाँ पर किसी पंक्ति को पढ़ते हुए हमें शांति का माहौल लगे, तो वहां पर हमारा आ जाएगा शांत रस। दोस्तों उम्मीद करते हैं अब आपको शांत रस भी समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला पॉइंट क्या होता है। दोस्तों अब देखते हैं 10वां पॉइंट क्या होता है। अगर 10 पॉइंट की बात करें तो दोस्तों हमारा हो जाएगा वात्सल्य रस। दोस्तों ये क्या होता है, अगर वात्सल्य रस की बात करें, कहीं ना कहीं इसमें बचपन की बात कही जाएगी कि जब किसी घटना को देखकर या सुनकर हमारे मन में बचपन का प्रेम भाव उत्पन्न हो। बचपन का प्रेम भाव उत्पन्न हो, वहां पर हमारा आ जाएगा वात्सल्य रस। दोस्तों क्या है, देखो
जब हम किसी घटना को देखते हैं या फिर कभी तो कई बार क्या होता है, कई बार हमारे सामने ऐसी कोई घटना होती है कि जिसे देखकर या जिसे सुनकर हमारे अंदर बचपन का जो प्रेम भाव होता है वो उत्पन्न होता है। मतलब बचपन का जो प्रेम भाव होता है वो उत्पन्न होता है। तो वहीं पर हम बोलेंगे ये हमारा वात्सल्य रस है। अगर इसके उदाहरण की बात करें तो देखते हैं दोस्तों उदाहरण। किलकत कान घुटुरवन घुटुरुवन। किलकत कान घुटुरवन आवत आवत। मणिमय कनक नंद के आंगन। नंद के आंगन बिंब पकड़ियो धावत। ये आपका हो गया उदाहरण। दोस्तों अगर उदाहरण की बात करें तो ये जो उदाहरण है, ये जो कन्हैया ये जब छोटे से थे तो उनका जो बाल था, जो बाल बचपन था, वहीं पर की ये पंक्ति ली गई है। किलकत कान घुटरुवन आवत। जो छोटे से कन्हैया है वो हंसते हुए मुस्कुराते हुए घुटरुवन से चलते आ रहे हैं, क्योंकि वो इतने बड़े भी नहीं है जो कि चल कर आ जाए। तो वे घुटरुवन से मतलब कि आ रहे हैं। फिर मणि में कनक नंद के आंगन। मणि में मतलब मणि से, जो कनक का जो आंगन है वो मणि से, और बोले जहाँ पे सोना से, जहाँ पे मणि के पत्थर लगे हैं और सोना के पत्थर लगे हैं। तो जब बेकाना आ रहे हैं तो बिंब पकड़ियो धावत। तो वो जो मतलब जब आ रहे हैं, जब आंगन में अपने टहल रहे हैं, तो उनकी जो परछाई है वो उनके चारों ओर बन रही है। तो वे बार बार पकड़ रहे हैं, इसे पकड़े, इसे इस काना को पकड़े, कि इस काना को पकड़े। तो क्या हुआ है, वे अपनी परछाई को मार इधर से उधर घूम घूम के पकड़ रहे हैं। तो बस वहीं पर की कही गई है कि किलकत कान घुटरुवन आवत, मन में कनक नंद के आंगन बिंब पकड़ियो धावत। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि अब आपको ये वात्सल्य रस भी समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं दोस्तों आज का आपका लास्ट पॉइंट। देखते हैं क्या होता है 11वां पॉइंट। अगर 11 पॉइंट की बात करें तो हमारा हो जाएगा भक्ति रस। भक्ति रस दोस्तों ये क्या होता है, अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो हो जाएगा जब किसी घटना को देखकर देखकर दोस्तों या सुनकर, देखकर या सुनकर हमारे मन में भक्ति भाव रस उत्पन्न होता है। भक्ति भाव रस उत्पन्न होता है, उसे हम भक्ति रस कहते हैं। कि जब किसी घटना को देखकर या सुनकर, देखो जब किसी घटना को देखकर, कई बार आप लोग मतलब कि भागवत में गए होंगे तो वहां पर जब देखते हैं, वहां पर भगवान के प्रति साधना, या फिर जहाँ पर मतलब कि जहाँ पर साधना हो रही होती है, और मतलब कि ये मान लो, या फिर सुनकर कैसे, जब हम किसी ऐसी किताब को पढ़ते हैं जिसमें भगवान के प्रति उसमें साधना का वर्णन बहुत ही अच्छे से किया गया हो, तो वहां पर यह देखकर या सुनकर जब हमारे मन में भक्ति भाव जागता है, तो उसे जब देखते हैं तो हमारे अंदर भक्ति भाव जागता है भगवान की पूजा व भगवान की अर्चना करने में। तो वहां पर दोस्तों आपका हो जाएगा भक्ति रस। अब दोस्तों देखते हैं इसका एग्जाम्पल। अगर इसके उदाहरण की बात करें तो देखते हैं इसका उदाहरण क्या हो जाएगा। राम जय 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 राम। राम जय 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 राम।
मैं तो राम पुकारूं। दोस्तों देखो, राम जय। दोस्तों अगर इसकी बात करें तो देखते हैं, राम जय जय राम जय जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। जब इसकी पंक्ति को पढ़ते हैं ना, तो हमारे अंदर एक भगवान के प्रति साधना या बात कर सकते हैं, भगवान के प्रति हमारे मतलब की पूजा साधना की बात मतलब की होती है। तो राम जय जय राम जय जय राम जय जय, मैं तो राम ही राम पुकारूं, इसमें कहीं ना कहीं भक्ति भाव का प्रयोग किया गया है। दोस्तों आप एक बात याद रखना, जरूरी नहीं कि आपके एग्जाम्पल में यही आ जाए। हम आपको बता रहे हैं कि आप कोई भी एग्जाम्पल हो, आप बस आपसे वो एग्जाम्पल होना चाहिए। दोस्तों देखो, जहाँ पर भगवान के प्रति साधना या फिर भगवान के प्रति मिलन या भगवान के प्रति अर्चना की बात कही जाएगी, ऐसे कई हजारों एग्जाम्पल हैं जिसमें भगवान के प्रति जो कोई भी साधना रखी जाएगी वह हमारा भक्ति भाव के अंतर्गत आएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये क्लास बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आई होगी। अगर हमारे इस रस में कोई भी थोड़ी सी भी अगर गलती हुई हो तो सॉरी उसके लिए। और अगर आपको हमारी ये क्लास पसंद आई हो, अगर इसमें कुछ भी थोड़ा भी छूट गया हो तो हमें कमेंट में बताएं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत माँ।